गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम लोगों ने लेटर मुगल्स में बहादुर शाह वन के बारे में देखा था कि कैसे वो अपने दो भाइयों को जान से मारकर अ, दिल्ली के थ्रोन पर बैठा था और वहां का किंग बन गया था। तो बहादुर शाह वन का जो रेन है, टाइम टेन्योर है, वो कब से कब तक रूल करता है? तो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक वो रूल करता है। तो एक इतिहासकार है खफी खान। खफी खान उनको बहादुर शाह वन को साहेब बेखबर बोलते हैं। साहेब बेखबर बोलते हैं। साहेब बेखबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बहादुर शाह वन का जो रीजन है, इंपायर है, वो बहुत वाइड इंपायर, बहुत ही बड़ा इंपायर मिला है उसे। औरंगजेब से उसे रियासत में बहुत ही बड़ा इंपायर मिला है, जिससे कि वो संभाल नहीं पाया। उसे किसी भी चीज की खबर ही नहीं रहती थी। उसको द हेडलेस किंग भी बोला जाता था। मतलब कि उसके पास सर तो है पर शायद वो देख नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रजा कितनी तकलीफ में है, उसके राज्य में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन उसका कितना खराब होता जा रहा है, उसका पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से बिगड़ गया है, उसे किसी बात की खबर ही नहीं रहती थी। यही रीजन है कि खफी खान उन्हें साहेब बेखबर के नाम से बुलाते हैं। देन हम लोग देखेंगे कि जब बहादुर शाह का रेल रहता है तो उन्हीं के समय में कुछ पावरफुल ग्रुप्स इमर्ज होना शुरू होते हैं। नोबल्स का ग्रुप, कुछ पावरफुल नोबल्स का ग्रुप इमर्ज होना शुरू होता है। जैसे कि जो ईरान से ग्रुप था, उनको लीड कर रहे थे जुल्फिकार खान। देन जो तुर्किश ओरिजिन के लोग थे वो अपने ग्रुप को बोलते थे तुरानी ग्रुप, और उनको लीड करते थे निजामुल मुल्क। देन वैसे ही अफगानिस्तान ओरिजिन के जो नोबल थे, वो खुद को अफगानी ग्रुप बुलाया करते थे, लेकिन इनके पास कोई भी प्रोमिनेंट लीडर नहीं था। देन वैसे ही इंडियन मुस्लिम, जो कि इंडिया में मुस्लिम्स रहा करते थे, वो लोग अपना एक ग्रुप बनाए थे जिन्हें वो लोग हिंदुस्तानी ग्रुप बोला करते थे, और उसको लीड करते थे दो भाई, जिसका नाम था सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान। अब्दुल्ला खान बड़ा भाई था और हुसैन खान छोटा भाई था। ये दोनों मिलकर हिंदुस्तानी ग्रुप को लीड किया करते थे। तो 1707 से 1712 तक तो हम लोगों ने देखा कि बहादुर शाह वन का रीजन रहता है, बहादुर शाह रूल करता है 1712 तक। देन जब 1712 में बहादुर शाह मरता है तो वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुगल्स में लैक ऑफ प्रिमोजिनेचर देखने के लिए मिलता है। मतलब उन लोगों में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था कि अगर राजा मरेगा तो उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा। तो इसलिए उन लोगों में वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत कॉमन था। पहले भी इस पर हमारी बात हो चुकी है। तो इसीलिए मुगल डायनेस्टी में भी अब फिर से बहादुर शाह वन के मरने के बाद ये वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ता है कि राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। तो जो हमने अभी 4 ग्रुप देखे, ईरानी ग्रुप, तिरानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप, अफगानी ग्रुप, उनमें से एक ग्रुप रहता है ईरानी ग्रुप। तो ईरानी ग्रुप मुगल डायनेस्टी के ही एक राजा जहांदार शाह को बोलता है कि हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आप राजा बन जाओ। तो वो बोलता है कि अच्छा आप सपोर्ट करोगे? तो वो बोलता है कि हाँ सपोर्ट करेंगे, आप राजा बन जाओ। तो वो लोग स्ट्रगल करते हैं और फाइनली जहांदार शाह को वो लोग गद्दी पर बैठा देते हैं। जहांदार शाह को जुल्फिकार खान जहांदार शाह के साथ मिलकर उसको गद्दी पर बैठा देता है। देन गद्दी पर बैठने के बाद क्या होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि जुल्फिकार खान राजा है, लेकिन वो सिर्फ एक पपेट रूलर था। उसको कंट्रोल कर रहा था जुल्फिकार खान। ईरानी ग्रुप का जो जुल्फिकार खान था, लीडर था, वो कंट्रोल कर रहा था जहांदार शाह को। तो एक तरीके से वो बस एक पपेट रूलर था। रियल किंग, रियल रूलर जुल्फिकार खान ही था। तो ऐसा माना जाता है कि जो जुल्फिकार खान है वो एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हुआ करता था वो। और चूंकि वो इंटेलिजेंट था बहुत, तो वो चाहता था कि जो मुगल्स का जो वॉर्स कंडीशन है, जो खराब स्थिति है, उसको सही किया जाए। तो मुगल्स की स्थिति को सही करने के लिए वो बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे फ्रंट पर वो काम करता है। जिसमें सबसे पहला वो राजपूत का फेवर लेना चाहता है। जुल्फिकार खान राजपूत का फेवर लेना चाहता है, जिसके लिए वो अम्बेर और मारवाड़ राजपूत के जितने भी डिमांड होते हैं उन सबको फुलफिल कर देता है। और ऐसा करने से वो खुश हो जाते हैं, राजपूत खुश हो जाते हैं इससे, और उन लोगों से अब खतरा बहुत ही कम हो चुका था मुगल डायनेस्टी को। देन मराठाज, जो कि बहादुर शाह वन के रेन में चौथ और सरदेशमुखी मांग रहे थे, लेकिन बहादुर शाह वन ने उन्हें सिर्फ चौथ दिया था, सरदेशमुखी देने से मना कर दिया था। तो जब जुल्फिकार खान आता है तो ये सरदेशमुखी भी दे देता है, ताकि जो मराठा है वो भी इससे खुश हो जाए। देन उसके बाद एक हुआ करता था जजिया सिस्टम। जजिया सिस्टम क्या होता था कि इसमें जो भी नॉन मुस्लिम है,
जो भी नॉन मुस्लिम है उन सबको टैक्स देना होगा, क्योंकि वो इस्लाम को छोड़कर अदर रिलीजन को फॉलो कर रहा है। तो ये उस समय पर मुगल डायनेस्टी में बहुत ही प्रोमिनेंट था, ये सिस्टम बहुत ही प्रोमिनेंट था। तो जुल्फिकार खान इसको अबोलिश कर देता है। इस सिस्टम को, जजिया सिस्टम को अबोलिश कर देता है कि अब किसी को भी जजिया टैक्स देने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो इससे जो कॉमन मासेज रहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जुल्फिकार खान से। देन उसके बाद ये इंट्रोड्यूस करता है इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम क्या होता है? ये एक तरह का कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग सिस्टम था। कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग सिस्टम मतलब कि इसमें होता क्या था कि मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, तो इस पर ऑप्शन किया जाएगा कि इस पीस ऑफ लैंड से कौन कितना रेवेन्यू कलेक्ट करके दे सकता है 1 ईयर में। तो अब यहाँ पर लोग आएंगे और वो लोग बोली लगाएंगे। सपोज एक आदमी बोलेगा वो साल में 50 रुपए दे सकता है, दूसरा आदमी आएगा वो बोलेगा 60 रुपए दे सकता है, तीसरा आदमी आएगा बोलेगा वो 100 रुपए दे सकता है। तो जो ये 100 रुपए बोलेगा, जो सबसे ज्यादा मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करके दे सकता है, उसको ये दे दिया जाएगा। यहाँ का ये लैंड उसको ग्रांट कर दिया जाएगा और उसके अंदर में अब वो लैंड आ जाएगा, वहां से वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो यही था इजारा सिस्टम। तो इन सारे फ्रंट पर काम करके जुल्फिकार खान ने मुगल डायनेस्टी को स्ट्रेंथन करना चाहा।